प्यारे बच्चों, आज के हमारे अध्ययन का विषय रहेगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इस वीडियो में हम जिन जिन चीजों को जानेंगे उसके बारे में हम यहां पर आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हम जानेंगे आर्थिक समस्या क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है। तो इस प्रकार से यह वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरा होने वाला है, इसलिए आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, आर्थिक समस्या क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, परंतु उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं, यानी कि उनकी संख्या बहुत कम होती है। अगर हम कहें कि आवश्यकताएं अनेक होती हैं परंतु इच्छाएं असीमित हैं, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य की जरूरतें उतनी नहीं है जितनी इच्छाएं जरूरतों को बढ़ा देती हैं। लेकिन अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी मनुष्य के पास, समाज के पास और अर्थव्यवस्था के पास साधन उपयुक्त नहीं है। उसके लिए भी हमारे पास साधन सीमित ही है, मतलब कम ही है। इसलिए यहाँ पर हम असीमित आवश्यकताएं यानी कि आवश्यकताओं को असीमित मानेंगे और साधनों को सीमित मान करके अपना अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के दिमाग में बहुत सी इच्छाएं होती हैं और उसकी जरूरतें भी बहुत ज्यादा होती हैं। उनमें हमेशा वह सोच विचार करता रहता है कि मैं किस आवश्यकता को पूरा करूं और किसको त्यागूं। अब ये आवश्यकताएं ऐसी भी नहीं है कि एक बार पूरी हो जाने के बाद यह दोबारा उत्पन्न ना हो, या उम्र के एक पड़ाव पर अगर ये पूरी हो जाएं तो दोबारा पैदा ना हो। ये आवश्यकताएं उम्र के हर पड़ाव पर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, बुढ़ापे तक, युवावस्था तक चलती रहती हैं। आवश्यकता एक बार पूरी हो जाती है, फिर उत्पन्न हो जाती है, फिर उसको पूरा करना पड़ता है, और इस तरह हम जिंदगी भर इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने में और उनके लिए साधन एकत्रित करने में। जैसे कि हम यहां देख रहे हैं कि मनुष्य जीवन भर इसी उलझन में रहता है कि वह कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करे और कौन सी आवश्यकता को बाद में पूरा करे। इसलिए सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं में से किस आवश्यकता को पहले पूरा किया जाए और किस आवश्यकता को बाद में, इसी के बीच चुनाव की समस्या में मनुष्य, समाज और अर्थव्यवस्था उलझी रहती है कि हम उन सीमित साधनों से किन आवश्यकताओं को पूरा करने का चुनाव करें, और इस चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ एक मनुष्य है, उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं जैसे कि हम देख रहे हैं, लेकिन जो साधन है वो सीमित हैं, जिसमें धन हमारे पास मुख्य तौर पर आता है, और उसमें एक मनुष्य जीवन भर ये सोचता रहता है कि वो इन असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों में से क्या चुनाव करे, किस आवश्यकता को पहले पूरा करे। जिस तरह एक मनुष्य के लिए साधन सीमित और आवश्यकता असीमित होती हैं, ठीक उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास भी साधन सीमित होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं होता कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके। अतएव व्यक्ति की तरह ही अर्थव्यवस्था को भी यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने पास उपलब्ध सीमित साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी व उद्यम आदि का किस तरह कुशलतापूर्वक उपयोग करे, जिससे अर्थव्यवस्था के सभी नागरिकों की अधिकतर आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था को भी यह निर्णय लेना होता है कि वह अपने पास उपलब्ध साधनों में से कितने साधनों, उद्योगों के विकास के लिए उन साधनों को लगाए, उनका प्रयोग करे, किन साधनों का प्रयोग कृषि के विकास के लिए करे, किन साधनों का प्रयोग उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने के लिए करे, और कितने और किन साधनों का प्रयोग युद्ध आदि का सामान बनाने के लिए किया जाए। तो इस तरह एक अर्थव्यवस्था को बहुत सी लोगों की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, और साधन उसके पास सीमित होते हैं, और उन सीमित साधनों से लोगों की किन आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए, किनको बाद में पूरा किया जाए, यह किसी भी अर्थव्यवस्था की सरकार के लिए, देश की सरकार के लिए
सोच का विषय होता है, चुनाव का विषय होता है कि वे अपने सीमित साधनों का प्रयोग करके किस तरह अपने नागरिकों की ज्यादा ज्यादा आवश्यकता को पूरा करे। यह चुनाव किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए किसी समस्या से कम नहीं है, क्योंकि एक गलत चुनाव सीमित साधनों की बर्बादी का भी कारण बनेगा और वहीं नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने के कारण जन कल्याण में भी कमी करेगा। और चुनाव की यही समस्या व्यक्ति और अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक समस्या कहलाती है। एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य है कि आर्थिक समस्या केवल वर्तमान साधनों के उचित प्रयोग व वितरण की समस्या ही नहीं है, बल्कि उन साधनों को भविष्य के लिए बचा के रखना और भविष्य में उनके द्वारा विकास करना और वितरण करना, यह भी सोच का विषय होता है। इस तरह आर्थिक समस्या का संबंध वर्तमान में साधनों के उचित बंटवारे के साथ साथ भविष्य में भी उनके उचित प्रयोग, वितरण और वृद्धि से है। आर्थिक समस्या के कारण क्या है? आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं, माने गए हैं। सबसे पहला है असीमित आवश्यकताएं, दूसरा है सीमित या दुर्लभ बहुत कम साधन, और तीसरा है दुर्लभ होते हुए उन साधनों के वैकल्पिक या अनेक प्रयोग। अब इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे आर्थिक समस्या के कारण आवश्यकताएं असीमित है, साधन सीमित है, और साधनों के सीमित होने के साथ साथ उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, अनेक प्रयोग हैं। इसलिए सोचना पड़ता है कि उन अनेक प्रयोगों में से उस साधन का प्रयोग करके किस असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, यही आर्थिक समस्या होती है। सबसे पहले बात आती है असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकता असीमित होती है, हम सब जानते हैं। कोई मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता, और आज के भौतिकवादी और बाजारवादी युग में तो मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे कार, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ना जाने कितनी आवश्यकताएं और इच्छाएं मनुष्य की पैदा हो गई हैं। हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय में प्रत्येक समाज में असंख्य अनेकों ही असंतुष्ट आवश्यकताएं होती है, मतलब ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो यहां से एक बात पैदा होती है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं। दूसरा, सीमित और दुर्लभ साधन, यानी कि जो साधन है वो मांग की तुलना में बहुत कम है। आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली अधिकतर वस्तुएं तथा सेवाएं बहुत सीमित या कम होती हैं। इन पदार्थों को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। दुर्लभता तुलना करके पता की जाती है, किसके साथ? मांग के साथ। यानी कि दुर्लभता हम तब कहेंगे और कोई वस्तु उसकी मांग की तुलना में या उसकी पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है। अगर पूर्ति मांग की तुलना में कम नहीं है, पूर्ति बहुत ज्यादा है, तो उस वस्तु को दुर्लभ नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए कहा गया है दुर्लभता तुलनात्मक है, क्योंकि यह मांग और पूर्ति में तुलना द्वारा पैदा होती है। यानी अगर मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है, तो वह वस्तु दुर्लभ नहीं है, और मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, तो वह वस्तु दुर्लभ मानी जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर डिमांड ज्यादा है, पूर्ति कम है, तो उस वस्तु को दुर्लभ कहा जाएगा। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट है वैकल्पिक प्रयोग। साधनों तथा वस्तुओं के सीमित होने के साथ साथ एक और समस्या यह है कि उसके अनेक प्रयोग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह इन सीमित साधनों का प्रयोग करके अपनी असीमित आवश्यकताओं में से कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करे, क्योंकि यदि वह अपनी एक आवश्यकता को पूरा करेगा तो उसे दूसरी का त्याग अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि साधन कम है। उदाहरण के लिए दूध एक सीमित वस्तु होती है और उसके अनेक प्रयोग होते हैं, जिनमें से उसका प्रयोग घर में छोटे बच्चे को पिलाने के लिए भी किया जा सकता है, चाय बनाने के लिए किया जा सकता है, मिठाई बनाने के लिए किया जा सकता है, दही बनाने, खीर बनाने अथवा पीने के लिए भी किया जा सकता है। और ये सभी वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकताएं भी हैं, इच्छा भी है, लेकिन वह इनमें सभी वस्तुओं को नहीं बना सकता। उसे किसी एक अथवा दो का चुनाव करना पड़ेगा जो वर्तमान में उसके लिए जरूरी है, और बाकी आवश्यकताओं व इच्छाओं को उसको त्याग करना पड़ेगा। हमारे यहाँ वैकल्पिक प्रयोग से 3 बातें स्पष्ट हो जाती है कि साधन सीमित है, अनेक प्रयोग हैं, और उसमें से चुनाव करना ही एक समस्या बन जाता है। ठीक इसी तरह मनुष्य की आय भी सीमित होती है, क्योंकि मुख्यतः जो साधन है वो आय ही होता है, और मनुष्य की आवश्यकताएं अनेक होती है। वे अपनी सीमित आय में से अपनी कुछ ही आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो यह चुनाव करना होगा कि कौन सी आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट करे और
कौन सी आवश्यकताओं का त्याग करें। मनुष्य की आय की तरह ही समाज व अर्थव्यवस्था के पास भी जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। प्रत्येक समाज इन सीमित साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम आदि का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकता है, लेकिन आवश्यकता की सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन इन सीमित साधनों से नहीं कर सकता। इसलिए यदि इन साधनों का प्रयोग एक वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाएगा तो दूसरी किसी वस्तु के उत्पादन का या तो पूरी तरह त्याग करना पड़ेगा या उसके कुछ हिस्से का, कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह चुनाव करना पड़ता है कि अपने सीमित साधनों का प्रयोग कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए करे और कौन सी वस्तुओं के उत्पादन का त्याग करे। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मनुष्य व समाज अपनी आजीविका कमाता है और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। जिस तरह मनुष्य के सामने समस्या होती है कि वह अपने सीमित साधनों और असीमित आवश्यकता के बीच चुनाव करे और चुनाव करके अपनी अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, ठीक इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के सामने भी यही समस्या होती है कि अपने सीमित साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करे या उनका प्रयोग करे किस प्रकार से अपने समाज की अधिकतर आवश्यकताओं को पूरा करे जिससे समाज का कल्याण हो। तो मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली समस्या है किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी केंद्रीय समस्या है उत्पादन किस प्रकार किया जाए और तीसरी केंद्रीय समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। इनका अब हम अध्ययन विस्तार से आगे करेंगे। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को अगर हम डायग्राम के द्वारा देखें तो सबसे पहले बात आती है किन वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। तो यहां इस समस्या का संबंध इससे है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें, युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन करें या शीतकालीन वस्तुओं का उत्पादन करें, जिसका अध्ययन हम आगे विस्तार से करेंगे। अगला है उत्पादन किस प्रकार किया जाए। इसका संबंध तकनीक से होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः दो प्रकार की तकनीक पाई जाती है, पूंजी प्रधान तकनीक और श्रम प्रधान तकनीक। इसमें से कौन सी तकनीक किस अर्थव्यवस्था के लोगों के लिए बेहतर है उसका चुनाव अर्थव्यवस्था द्वारा किया जाएगा। और तीसरी है उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी कि श्रम उपभोग के लिए, अपने लिए किया जाए, बाजार में बेचने के लिए किया जाए, अमीर वर्ग के लिए किया जाए या गरीब वर्ग के लिए किया जाए। तो इस प्रकार से तीन मुख्य, आधारभूत या केंद्रीय समस्याएं हैं जिनका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहली समस्या किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या है कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों की अधिकतम जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस समस्या के उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को एक चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और किन का त्याग किया जाए। अब यह निर्णय लेने के बाद कि किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, अब दो बातें तय करनी पड़ती है, जिन्हें पहली है कि उपभोक्ता वस्तुओं जैसे चीनी, कपड़ा, गेहूं, घी आदि का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों, ट्रैक्टरों आदि का उत्पादन किया जाए, युद्धकालीन वस्तुओं जैसे तोपों, बंदूकों, टैंकों आदि का उत्पादन किया जाए या शीतकालीन वस्तुओं जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, सड़कें बनाना, कपड़े का उत्पादन करना, गेहूं का उत्पादन करना, एयरपोर्ट बनाना, इनका उत्पादन किया जाए। और दूसरी, इन वस्तुओं का कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्योंकि सीमित साधन होने की वजह से यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को निश्चित ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी वस्तुओं का उत्पादन असीमित मात्रा में नहीं कर सकते या बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं कर सकते। तो उत्पादक केवल उन्हीं वस्तुओं का और उतना ही उत्पादन करेगा जिससे उसको लाभ होता है, यह देखा जाएगा। दूसरी समस्या, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। यहां जैसे हमने बात करी कि इसका संबंध तकनीक से होता है। एक अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या होती है कि वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए। समस्या का संबंध मुख्यतः उत्पादन की तकनीक के चुनाव से होता है। उत्पादन करने के लिए मुख्यतः दो प्रकार की तकनीक प्रयोग की जाती है, श्रम प्रधान तकनीक जिसमें पूंजी की तुलना में श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है, और दूसरी है पूंजी प्रधान तकनीक जिसमें श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब किसी भी अर्थव्यवस्था को
यह तय करना पड़ता है कि वह किस तकनीक का प्रयोग करे जिससे उत्पादन लागत भी कम हो जाए और साधनों का बेहतर और कुशलतम प्रयोग भी हो जाए, सभी साधनों को काम मिल जाए, सभी साधन काम पर लग जाए और लागत भी कम आए। तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। एक अर्थव्यवस्था को यह भी निर्धारित करना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, मतलब उत्पादन स्वयं उपभोग के लिए किया जाए, बाजार में बिक्री के लिए किया जाए। इस समस्या का संबंध उत्पादन के वितरण से भी है, जो आय की असमानता को ध्यान में रखकर किया जाता है। अर्थात उत्पादन अमीर वर्ग के लिए भी किया जा सकता है, गरीब वर्ग की जरूरतों को भी ध्यान में रख करके पूरा किया जा सकता है, या गरीब वर्ग की जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं का उत्पादन भी किया जा सकता है। ये एक अर्थव्यवस्था को देखना है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, किस वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इन केंद्रीय समस्याओं को थोड़ा सा और विस्तृत किया है, इनका थोड़ा सा और विस्तार किया है। जैसे कि प्रोफेसर सैमुअल्सन किसी अर्थव्यवस्था की केवल 3 समस्याओं पर बल देते हैं, परंतु कुछ अर्थशास्त्री इनको और अधिक विस्तृत कर देते हैं। वे 3 केंद्रीय समस्याओं में 2 और समस्याओं को जोड़ देते हैं, जैसे साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग नहीं हो पाता, जैसे मजदूर बेरोजगार रहते हैं, भूमि बेकार पड़ी रहती है, फैक्ट्रियां बंद रहती हैं, जिसके कारण सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। जबकि किसी भी सरकार का उद्देश्य पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होता है। एक तो साधन सीमित है और दूसरा वे भी पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई भी साधन बिना उपयोग के न रहे और साधनों का कुशल और बेहतर प्रयोग हो। साधनों का विकास कैसे हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की एक अन्य समस्या होती है उत्पादन में वृद्धि करना। इसके लिए जरूरी है कि सभी साधनों का विकास किया जाए, सभी साधनों का कौशल बढ़ाया जाए। इसे ही आर्थिक विकास की समस्या कहा जाता है। आर्थिक विकास से अभिप्राय है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करना। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने यह समस्या होती है कि वह अपनी उत्पादन क्षमता को किस प्रकार बढ़ाए। इसके लिए उसे तकनीकी प्रगति भी करनी पड़ती है, पूंजी का निर्माण करना पड़ता है और अपने उत्पादन के साधनों की कार्य कुशलता को भी बढ़ाना पड़ता है। अब हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा दिया जाता है, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन अर्थव्यवस्थाओं में तीनों ही समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है इसको हम जानेंगे। सबसे पहली बात आती है बाजार अर्थव्यवस्था की। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन संबंधी सभी निर्णय लेने की स्वतंत्रता उत्पादकों को होती है। इसमें सरकार का किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन समस्याओं के समाधान का निर्णय उत्पादक बाजार में वस्तुओं की मांग और पूर्ति को ध्यान में रख करके लेते हैं। जैसे सबसे पहली समस्या कि क्या उत्पादन किया जाए, तो उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है, क्योंकि इस तरह की वस्तुओं से उत्पादकों को कीमत अधिक मिलती है, जिससे उनके लाभ बढ़ते हैं। दूसरी समस्या होती है कि उत्पादन किस तकनीक से किया जाए, तो उत्पादक उस तकनीक का प्रयोग करेंगे जिनसे उनकी उत्पादन लागत कम हो, ताकि वो ज़्यादा लाभ कमा सके। और तीसरी समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादक उस वर्ग के लिए उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जो उसे अधिक कीमत देने में सक्षम होती है, क्योंकि एक उत्पादक का उद्देश्य ज़्यादा लाभ प्राप्त करना होता है, इसलिए वो अमीर वर्ग या मध्यम वर्ग के लिए ज़्यादा उत्पादन करेगा, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों। दूसरी हमारे पास अर्थव्यवस्था आती है केंद्रीय योजनाबद्ध, यानी कि जिसमें केंद्रीय स्तर पर योजनाएं बनाई जाती हैं। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था भी इसको कहा दिया जाता है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं संबंधी निर्णय किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह सभी निर्णय केंद्रीय अधिकारी के द्वारा लाभ को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। इसके अंदर भी हम विभिन्न समस्याओं के बारे में जानेंगे कि उनका समाधान कैसे किया जाता है। सबसे पहली समस्या होती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो इसमें उन वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन किया जाएगा जो केंद्रीय अधिकारी के विचार में
समाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं और समाज के ज़्यादातर तबके को लाभ पहुंचाती हैं, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन इस अर्थव्यवस्था में किया जाएगा। दूसरा, उत्पादन किस तकनीक से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो। अत्यधिक बेरोजगारी की स्थिति में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा ताकि बेरोजगारी कम हो जाए, और अगर हमारे पास श्रमिक कम है तो पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग ऐसी अर्थव्यवस्था में किया जाएगा। तीसरी समस्या, किसके लिए उत्पादन किया जाए? तो इस अर्थव्यवस्था में समाज के निर्धन वर्ग के लोगों के लिए उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा जिनसे कम लाभ होता है, और लाभ न होने के कारण पूंजीवादी उत्पादक उस वस्तु को उत्पादित नहीं करते, लेकिन इन वस्तुओं के उत्पादन से निर्धन वर्ग का अधिक कल्याण होता है। इसलिए इन वस्तुओं का उत्पादन जन कल्याण के उद्देश्य से सरकार द्वारा या सामाजिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय अधिकारी के द्वारा करवाया जाएगा। इस तरह का उत्पादन करने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं चीन और क्यूबा, जो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं, जन कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करती है। तीसरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों ही गुण शामिल होते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं को कुछ तो बाजार शक्तियों के भरोसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, और साथ ही साथ सरकार भी बाजार पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह निर्णय बाजार शक्तियों और केंद्रीय अधिकारी द्वारा लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, परंतु कुछ क्षेत्रों में निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर सरकारी अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में उत्पादकों को अधिकतम लाभ कमाने के लिए कपड़े, इस्पात आदि का उत्पादन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन रेलवे पर सरकार ने अपना अधिकार जमाया हुआ है ताकि निर्धन व मजदूर वर्ग को आवागमन में, आने जाने में सस्ते किरायों की सुविधा मिले और कम कीमत पर उनको आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में अर्थव्यवस्था की सभी केंद्रीय समस्याओं का विस्तार से अध्ययन किया। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कृपया सभी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि आपके कमेंट से हमें जानकारी मिले कि किस प्रकार से और टॉपिक में सुधार किया जा सकता है, और लाइक हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।